तो देखिए हमारा जो आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मध्यकालीन भारत का इतिहास हमारा चल रहा है और उसमें हम मुगल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और मुगलों में हमने इस टॉपिक से पहले बाबर को पढ़ा है, ठीक है, जैसा कि सब जानते ही, क्योंकि मुगल वंश के जो संस्थापक है वो बाबर थे, ठीक है। तो आज हमारा सेशन रहेगा हुमायूं पर, ठीक है। हुमायूं आज से पहले आपने बहुत पढ़ा होगा, जिस किताब में पढ़ा है या किसी भी लेक्चर लिया है, लेकिन आज आप देखोगे कि हुमायूं को किस लेवल पर पढ़ने की जरूरत है अगर हमें किसी भी एग्जाम में हम सवाल गलत ना कर पाए। यानी कि कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि हमारा चाहे ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल का हो, और वहां हम प्रश्न को गलत ना करें। चाहे सवाल के जो तरीके हैं पूछने के, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप के हो चाहे स्टेटमेंट बेस्ड हो, वहां हमारा सवाल गलत ना हो, ठीक है। सिर्फ ध्यान से सुनना है। जैसे कि सामने लिखा हुआ है कि हुमायूं, तो ये बात तो लगभग सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हुमायूं जो है वो बाबर के बाद आए थे, अर्थात बाबर के एक उत्तराधिकारी के रूप में, ठीक है। तो हुमायूं का जो टर्म है जो आपको याद रखना है, जो इनका पहला टर्म है, यानी कि इनकी जो फर्स्ट टाइम अवधि है वो आपको याद रखनी है कि इनकी जो पूछा जाएगा कि पहली अवधि जो है तो वो तो है 1530 से 1540। जबकि हुमायूं का अगर दूसरे टर्म की बात करें, सेकंड टर्म है बाबर का 1555 से 1556, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, कई बार कभी पहली अवधि और कभी दूसरी अवधि भी पूछ ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए दोनों का टर्म याद रखने सबसे पहली बात, ठीक है। अब आप देखेंगे नीचे मैंने ये भी लिख रखा है, हुमायूं का निर्वासन अवधि कह सकते हैं या हुमायूं का निर्वासन काल। दरअसल में कई बार ये एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेगा कि हुमायूं की निर्वासन अवधि कितनी है, और ऑप्शन में इस टाइप से ही दे रखा होगा। तो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा 1540 से 1555। ये वो टर्म है जब हुमायूं कन्नौज और या बिलग्राम के युद्ध में हारने के बाद ईरान चले गए थे। उस बीच का टर्म, जब ऐसा समझो कि जब हुमायूं दिल्ली के शासक नहीं थे, ऐसा समझ लो, मतलब सेम लेवल पे समझ सकते हो, ऐसा समझ लो जब हुमायूं दिल्ली के शासक नहीं थे। तो कभी अगर एग्जाम में ये आ जाए सवाल कि हुमायूं की जो निर्वासन अवधि थी वो कब तक की थी, तो याद रखना है हुमायूं की निर्वासन अवधि 1540 से लेकर और 1555 तक हुमायूं की निर्वासन अवधि थी, ठीक है। शुरुआत में करता हूं सबसे पहले वाले टर्म से, जो आपको ये वाला टर्म जो याद रखना है। जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूं 1530 से 1540 वाले टर्म का बात करते हैं। सबसे पहले हुमायूं के जो बेसिक सवाल हैं जो हर स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, चाहे एग्जाम कोई भी लेवल का हो, अंडर ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट हो। जैसे उदाहरण के लिए सबसे पहले जैसे हुमायूं का जन्म कब हुआ, तो देखिए हुमायूं का जो जन्म हुआ था वो 6 मार्च 1508 को हुआ था, जो याद रखना, बस ध्यान से सुनना, 6 मार्च 1508 को। और हुमायूं का जन्म काबुल में हुआ था, क्योंकि ये बेटे किसके थे, बाबर के, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज हमें क्लियर याद रखनी। इसके अलावा अगर हम बात करें, कई बार एग्जाम में आता है कि हुमायूं जो थे इनका मूल नाम क्या था। ये तो इनका उपनाम है हुमायूं, ध्यान से सुनना, हुमायूं इनका उपनाम है, इनका मूल नाम क्या था। तो इनका जो हुमायूं का मूल नाम था वो था नासिरुद्दीन मोहम्मद कह सकते हैं, ठीक है। हुमायूं के पिता का नाम सीधी सी बात है बाबर है, ये क्लियर हो गया होगा वैसे भी। और जबकि हुमायूं की माता का नाम अगर हम बात करें तो माहम बेगम, ये याद रखना। दरअसल में जैसे कल ये हमारे एक स्टूडेंट पूछ रहे कि जी इनकी माता का नाम तो दूसरा भी हो सकता है, तो दरअसल में मैं इस बात पर आज भी मैं बता रहा हूँ कि बाबर की जो 2-3-4 पत्नियां थी, 2-3 जो भी थी इनकी, उनमें मुख्य पत्नी जो थी वो माहम बेगम थी। इन्हें माहम सुल्ताना के नाम से भी जाना जाता था, क्लियर। माहम सुल्ताना से ही गर्भ से हुमायूं का जन्म हुआ, इसलिए ये बात याद रखनी है। कई बार एग्जाम में आ सकता है कि हुमायूं की माता का नाम क्या था, माहम बेगम,
ये जान लो बिल्कुल क्लियर। और पिता का नाम बाबर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इनके शुरुआती समय की, तो बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे कि जो हुमायूं थे वो शुरुआती समय में इनकी ज्यादा शिक्षा दीक्षा पे ध्यान नहीं दिया इनके पिता बाबर ने। बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि उनके पास समय ही इतना नहीं मिला। बाबर की जो अवधि है, भारत में जो अवधि है 1526 से 1530 है, नॉर्मली टर्म जो है बाबर का। लेकिन जन्म से अवधि उनकी 1483 से लेकर 1530 है, जैसा कि सब पढ़ते ही हैं, ऐसा ही है। तो दरअसल में इनको ज्यादा टाइम नहीं मिला, तो इसलिए इनकी शिक्षा दीक्षा पे तो वो ज्यादा ध्यान दे नहीं पाए। लेकिन फिर भी इनके एक संरक्षक के रूप में कह दो, या फिर इनके ऐसा कह सकते हैं कि जिनके अंडर देखरेख में इनकी शिक्षा होगी। कई बार एग्जाम में बहुत शानदार सा सवाल ये हो सकता है कि हुमायूं के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे। ठीक है, तो मैं एक नाम बता रहा हूं आपको, जरा ध्यान देंगे। हुमायूं के जो प्रारंभिक शिक्षक थे मौलाना मसही अल दीन रुहुल्ला। नाम से सुनना ध्यान से, पहले मैं जो बता रहा हूं, मौलाना मसही अल दीन रुहुल्ला तथा मौलाना इलियास। और ये कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, सवाल पूछा गया है कि हुमायूं के प्रारंभिक शिक्षक कौन थे। मौलाना इलियास, इसके अलावा मौलाना मसही अल दीन रुहुल्ला। बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो ये इनकी प्रारंभिक बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जो हुमायूं थे उनकी रुचि की अगर मैं बात करूं, तो वो जो थे हुमायूं, वो तीरंदाजी और घुड़सवारी में इनकी काफी रुचि थी। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, बिल्कुल बेसिक सवाल एग्जाम में आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि हुमायूं की जो है बचपन में रुचि किसमें थी, तो रुचि थी तीरंदाजी और घुड़सवारी। ये याद रखना सभी को, क्लियर। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया, जब पीछे पढ़ाया पानीपत का पहला युद्ध, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ, उस युद्ध में भी हुमायूं ने बाबर का साथ दिया था। हालांकि इतने बड़े नहीं थे, लेकिन फिर भी उस युद्ध में इन्होंने उनका साथ दिया। क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ सकता है, जैसे कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में या फिर अन्य किसी एग्जाम में। मैं एक बार बता रहा हूं कैसा, कि स्टेटमेंट दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट नंबर 1, मुगल बादशाह हुमायूं बाबर के पुत्र थे, बिल्कुल सही। और आजकल इस टाइप के क्वेश्चन आ भी रहे हैं। स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 2 में कि हुमायूं की रुचि तीरंदाजी और घुड़सवारी, और तीरंदाजी में थी, बिल्कुल सही। तो ऐसे भी हमें याद रखना। स्टेटमेंट और एक अगर मैं डाल देता हूं इस तरीके से कि पानीपत के पहले युद्ध में बाबर का साथ हुमायूं ने दिया, बिल्कुल सही है। क्लियर है इतना। तो अगर हमने देखा कि इनके शुरुआती जो स्टेप्स हैं जो हमें याद रखने ही हैं, ये तो आपको बिल्कुल याद रखने, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स के लेवल पे ये सवाल नॉर्मली पूछे जा सकते हैं। वही मैं उत्तराधिकारी की बात करूं, तो देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर मैं हुमायूं की बात करता हूं, तो बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही, जैसा कि मैंने कल भी ये चीज बताई थी, बाबर ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपना उत्तराधिकारी हुमायूं को नियुक्त कर दिया था। ये बात आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि स्टेटमेंट में कभी भी सवाल आ सकता है। समझ रहे हो ना। क्योंकि 4 पुत्रों में हुमायूं को पहले ही उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। अस्करिये, हुमायूं, हिंदाल और कामरान। समझ रहे हैं। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर मैं हुमायूं की बात करूं, तो ध्यान रखना एकमात्र मुगल बादशाह हुमायूं हैं। अब एकमात्र का मतलब है फिर एक ही है ये।
कई बार एग्जाम में आपसे पूछेगा वह एकमात्र मुगल बादशाह कौन थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया? हुमायूं। बाकी किसी मुगल बादशाह ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में नहीं किया। ये एक बेहतरीन सवाल है, फैक्ट भी है, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। यहां से जो सवाल आएगा वो ये आएगा कि एकमात्र मुगल बादशाह कौन थे जिन्होंने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में किया? हुमायूं। इसके अलावा कौन कौन सा विभाजन किया तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, सुनना है केवल ध्यान से। तो एक थे इनके अस्करी, ठीक है। तो अस्करी को इन्होंने साम्राज्य विभाजन के दौरान दिया संभल का क्षेत्र। याद रखना एग्जाम में पूछेगा कभी, थोड़ा सा डेप्थ तो है सवाल लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है। कभी पूछेगा अस्करी को कौन सा क्षेत्र दिया? संभल, संभल, ठीक है, संभल। अब दरअसल में जैसे ही संभल की बात आए तो समझ लेना कि ये जो संभल है यूपी से जुड़ा हुआ मामला है। तो यूपी से जुड़ा हुआ मुद्दे बहुत रहे हैं मुगलों के, ठीक है। दूसरा, अगर पूछता है कि कामरान को कौन सा क्षेत्र दिया गया तो कामरान को दिए गए काबुल और कांधार। याद रखना एग्जाम में पूछेगा कामरान को कौन सा क्षेत्र दिया गया, काबुल और कांधार, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा तीसरा कौन से बचे? तीसरे भाई बचे इनके हिंदाल, और हिंदाल को दिए गए अलवर का क्षेत्र, अलवर। ये तीनों आपके बिल्कुल क्लियरिटी से याद होना चाहिए, क्योंकि ये सवाल जब एग्जाम में आएगा तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि सवाल बहुत ही लगता है कि हमें आसान है लेकिन पेपर में डिफिकल्ट पड़ता, फिर हम ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलवर दिया या ये दिया। इसलिए बिल्कुल क्लियर याद रखना है कि जो अस्करी है उनको संभल का क्षेत्र दिया, कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र दिया था, और जो हिंदाल है उन्हें अलवर का क्षेत्र दिया था। खुद दिल्ली के शासक रहे, समझ रहे हैं ना, दिल्ली इस तरीके से। तो अगर मैं इनकी प्रारंभिक बिंदु की बात करूं तो प्रारंभिक बिंदु तो इनके ये रहे, इन्होंने जैसे जैसे सिस्टम को चलाया वहां तक। अब आ जाते हैं इनकी कठिनाइयों के बारे में, यानी कि इनकी कठिनाइयां क्या क्या थी। हुमायूं की कठिनाइयां, और कठिनाइयों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कठिनाइयों से, ठीक है। जैसे सबसे पहले प्रमुख इनके कठिनाई क्या थी, तो जैसे मैं कल भी पढ़ाते हुए बता रहा था कि इनके प्रमुख शत्रु अफगान थे। अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि क्योंकि मैंने बाबर जब पढ़ाए तो मैंने आपको बताया कि जो बाबर है वो उन्होंने तो घाघरा के युद्ध में अफगानों की कमर तोड़ दी थी, तो फिर अफगान कहां से आ गए? दरअसल में अफगानों को जो साथ मिल रहा था तो वो अंदर के जो राजा थे वो अफगानों का साथ दे रहे थे। जैसे उदाहरण के लिए एक ही उदाहरण बताऊंगा, उसी से समझ लो। जैसे उस समय बाबर के समय जो बंगाल के शासक है, या ऐसा भी कह सकते हैं बाबर के समकालीन बंगाल के शासक नुसरत शाह, वो अफगानों का साथ दे रहे थे। बात को समझिए, बात क्लियर हुआ? इतने में बताऊंगा भी आगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कठिनाइयों में अगर हम देखें तो सबसे प्रबल शत्रु कौन थे इनके? अफगान थे, क्लियर। और अफगानों का जो केंद्र था उस समय गतिविधि का, मतलब जहां पर अफगान लोग अपना एक संगठन बना कर रह रहे थे, तो वो था बिहार। कौन सा था? बिहार, याद रखना, बिहार, ठीक है। हालांकि बिहार का पहले से ही अस्तित्व है तो इसलिए ध्यान रखना बिहार। तो बिहार अफगानों का केंद्र बिंदु था। मान के चलो अगर सीधा सवाल एग्जाम में आ जाए, देखिए स्टेटमेंट में सवाल फिर से बता रहा हूं, इस तरीके से हो सकता है कि निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट नंबर ए, हुमायूं के समय में अफगान गतिविधियों का केंद्र बिहार था, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर दो, हुमायूं के समय बिहार जो अफगान गतिविधियों का केंद्र बिहार को कौन संगठित कर रहा? महमूद लोदी संगठित कर रहे थे, बिल्कुल सही है। बात क्लियर हुई? तो
गतिविधियों का केंद्र था बिहार, और इसको कौन कर रहे थे संगठित? महमूद लोदी। महमूद लोदी, ये आपको याद रखना, बिल्कुल एकदम जेन्युइन क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, बिल्कुल ऐसे ही कि हुमायूं के शुरुआती समय में अफगान गतिविधियों का केंद्र बिंदु क्या था? बिहार, और बिहार में उन्हें कौन संगठित कर रहा था? महमूद लोदी। महमूद लोदी कौन थे? ये भी एक अफगानी है। बात समझ में आई इतनी? तो जैसा कि मैंने इसके बारे में कल भी बताया, इसके अलावा इनके और शत्रु कौन थे? वैसे इनके शत्रु तो इनके भाई भी थे, क्योंकि उन्होंने भी खास, अब देखोगे आप कि उन्होंने भी इतना कोई खास साथ नहीं दिया इनका। लेकिन इसके अलावा कौन शत्रु था? तो इनके अलावा इनका प्रबल शत्रुओं में से एक नाम था जिसका निकल के आता नाम शेर खां। शेर खां, ये नाम आप याद रखेंगे, शेर खां। यानी कि शेर खां भी हुमायूं के प्रबल शत्रुओं में से एक था। और ये जो शेर खां है, यही भविष्य में आगे जाकर जब आप पढ़ोगे तो ये शेरशाह सूरी के नाम से जाने जाएंगे, यही है वो शेर खां। ठीक है, शेर खां भी एक अफगान थे, इनकी बातों को सिर्फ सुनना है ध्यान से। ये एक अफगान ही थे, पहले ये मुगलों की ही सेवा करते थे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो शेर खां है पहले मुगलों की सेवा में थे, अर्थात बाबर की सेवा में थे। इसीलिए एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि शेर खां ने कौन सा युद्ध मुगलों की तरफ से लड़ा था? तो मुगलों की तरफ से लड़ा था आपका घाघरा सा पहले, यानी कि चंदेरी का युद्ध, जो बाबर और मेदिनी रॉय के बीच हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 जो किस किस के बीच हुआ? बाबर और मेदिनी रॉय। उस युद्ध में शेर खां ने बाबर का साथ दिया था। और ये सवाल एग्जाम में इसीलिए पूछा जाता है कि शेर खां ने किस युद्ध में बाबर का साथ दिया था, या बाबर की तरफ से लड़े थे? चंदेरी का युद्ध 1528। इतना क्लियर है? इसके बाद अगर मैं बात करूं कि एक स्टेटमेंट है इनका जो बहुत बड़े लेवल की परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, हिस्ट्री में। इनका एक कथन है जो इन्होंने बोला था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की या साथ दिया तो मैं एक दिन मुगलों को भारत से खदेड़ दूंगा। और ये स्टेटमेंट सेम एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कथन किसका है? शेर खां का या फिर शेरशाह सूरी का। बात समझ गए? तो इन्होंने ऐसा बोला, तो इसलिए बड़े लेवल पे कई बार आता भी। इसके बाद अगर बात करें, अगर और कठिनाइयों में देखें, देखो आप एक चीज निकल कर आएगी कि हुमायूं के सामने सिर्फ कठिनाइयां नहीं है। मैंने एक चीज खुद भी इस बात पे गहन इसके बारे में देखा है, इनकी हुमायूं की जो टर्म है उसके बारे में, कि सिर्फ कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन रहा है और पूरा जीवन व्यवस्थित करने में निकल गया। ठीक है, जैसे और कौन थे इनके सामने? एक गुजरात के शासक, नाम याद रखना एग्जाम में आता कि हुमायूं के समय गुजरात के शासक कौन थे? तो इनका नाम है बहादुर शाह। ये बहादुर शाह दूसरे हैं, कभी आप सजो के अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर, वो नहीं है, बहादुर शाह। तो गुजरात के शासक बहादुर शाह भी इनके प्रमुख दुश्मनों में से एक थे। क्यों? उसका रीजन है कि ये जो बहादुर शाह है ये अफगानों को शरण देते थे, और समझ रहे हैं? और मुगलों का मूल उद्देश्य था कि अफगानों को ऐसा शासक हो जो अफगानों को शरण ना दे। समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि बंगाल का जो इसके गुजरात के शासक बहादुर शाह थे। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, देखिए किस तरीके से पूछ सकता है नॉर्मली, कि हुमायूं के समय गुजरात के शासक कौन थे? हुमायूं के समय गुजरात के शासक कौन थे? तो गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। अच्छा, बहादुर शाह से क्यों लड़ना पड़ा इनको? किसको? हुमायूं को। ये इसलिए लड़ना पड़ा क्योंकि बहादुर शाह अफगानों की सहायता कर रहे थे, उनको बढ़ावा दे रहे थे। बात समझ में आई? जबकि हुमायूं बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी शासक किसकी सहायता करे? अफगानों की। बात समझ गए? इसके अलावा एक शासक का और नाम मैं आपको बताऊंगा, बंगाल के शासक।
ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये सवाल की भाई क्यों वैसे पूछा। बंगाल के शासक है उनका नाम था नुसरत शाह। ध्यान से सुनेंगे, बंगाल के शासक का नाम क्या था? नुसरत शाह, शॉर्ट में लिख देता हूं NS। ये थे बंगाल के शासक। क्लियर? सवाल एग्जाम में पूछ लेगा हुमायूं के शासनकाल के दौरान बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह। हुमायूं के शासनकाल के दौरान गुजरात के शासक कौन थे? बहादुर शाह। ये सवाल आपके बिल्कुल सिपाही लेवल वाले हैं, बिल्कुल वही है, बस अंतर इतना है कि फैक्ट के रूप में आपको याद रखने से। ठीक है, ये जो नुसरत शाह वाला सवाल है ये बहुत जानदार सवाल है। जैसे कि एक बार पीवाईक्यू में एग्जाम में आया कि बाबर के समकालीन, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना मैं क्या कह रहा हूं, बाबर के समकालीन बंगाल के शासक कौन थे? तो बाबर के समकालीन बंगाल के शासक यही थे, नुसरत शाह। क्योंकि बाबर के एक्सपायर होने के बाद भी तो यही रहे भाई। बाबर लेटेस्ट में 1530 में एक्सपायर हुए, 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। और ध्यान रखना पिछली साल 26 दिसंबर 2024 को डॉक्टर मनमोहन सिंह की भी मृत्यु हुई है, जो आगे परीक्षा में पूछा जाएगा डेट, क्योंकि वो रहे भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही याद रखना है। तो ये थे, ये शासक रहे। अब आप देखोगे ये सब इनके विरोध में है हुमायूं के। मुझे एक बात बताओ आप कि इतना सर्कल समझ आया कि प्रारंभिक कठिनाई ये थी। अब चलते दूसरे सेगमेंट पे। बाबर की मृत्यु के बाद दरअसल में बाबर ने तो अपना अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत कर दिया। ठीक, साम्राज्य बाबर ने भले ही बड़ा छोड़ा लेकिन उसे संगठित नहीं कर पाए। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल, जैसे उदाहरण के लिए अभी देखो कैसे आता है, SI के हिसाब से भी, आजकल नॉर्मली एग्जाम्स के हिसाब से, अंडर ग्रेजुएट वाले के हिसाब से भी। जैसे मैं पहला एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, स्टेटमेंट नंबर 1, यानी कि दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट नंबर 1, बाबर का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत हुआ, बिल्कुल सही है। क्लियर? और स्टेटमेंट नंबर 2, बाबर युद्धों में व्यतीत रहने के कारण अपने साम्राज्य को व्यवस्थित नहीं कर पाए, बिल्कुल सही है। क्योंकि व्यवस्थित नहीं कर पाए तो ये व्यवस्थित किसको करना पड़ा? हुमायूं को। इसलिए मैं बता रहा हूं कि हुमायूं को हुई ज्यादा कठिनाई, क्योंकि इन्होंने बाबर के जो साम्राज्य था बाबर का दिया हुआ, उससे संगठित करने में ही इनका समय चला गया बहुत। इतनी बात क्लियर है? मतलब शॉर्ट लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं आपको, टॉपिक पूरा होगा। टॉपिक सभी एग्जाम्स के लिए है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, लेकिन शॉर्ट में और चीजों को पूरी तरीके से समझो। तो मेरा कहने का मतलब है यहां तक का स्टेप समझ आ जाना चाहिए आपको, ठीक है? इसके बाद चलते हैं इनके अगले स्टेप पर, जो स्टेप बाय स्टेप बात है। अब चलते हैं इनके सैन्य अभियानों पर, जो कि अक्सर एग्जाम में आपसे आते भी हैं। तो अगर मैं हुमायूं की बात करूं तो हुमायूं का पहला जो सैन्य अभियान था, और एग्जाम में बिल्कुल यही पूछेगा कि हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान कौन सा था। तो देखिए हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान था 1531, ये याद रखना, 1531 कालिंजर अभियान। ये आपको उंगलियों पे याद रखना, 1531 कालिंजर अभियान। यूपी वाले इसे थोड़ा सा ज्यादा याद रखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये पॉइंट्स जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यूपी वाले तो ज्यादा याद रखो। क्यों? क्योंकि कालिंजर जो था वो बुंदेलखंड का हिस्सा था, और बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। एग्जाम में पूछेगा कि हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान कौन सा था, तो ये था कालिंजर अभियान। याद रखना नाम, कालिंजर। कालिंजर एग्जाम में आएगा कि कब था कालिंजर अभियान, तो हुमायूं का कालिंजर अभियान 1531। अब इसकी सुनना जरा क्या है, क्या है, 2-4 पॉइंट्स याद रखने इसमें से। एक तो ये याद रखना है कि कालिंजर अभियान के समय कालिंजर का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव। नाम याद रखना, प्रताप रुद्र देव। क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, परीक्षा एजेंसी सीधा पूछेगी कि हुमायूं के कालिंजर अभियान के दौरान कालिंजर का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव।
अच्छा, प्रताप रुद्र देव पर हमला करने की जरूरत पड़ी क्यों हुमायूं को, रीजन क्या था? तो रीजन देखो सामने है, जो एसआई के हिसाब से आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में पूछ लिया जाएगा। दो रीजन आप याद रखेंगे। पहला सेम वही, ये जो प्रताप रुद्र देव थे ये अफगानों की सहायता कर रहे थे। प्रताप रुद्र देव जो थे अफगानों की सहायता कर रहे थे। पहला रीजन वही है जो अभी पीछे भी समझा है। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये है, कालिंजर का जो दुर्ग था यानी कि किला, वो सैन्य दृष्टि से, सैन्य यानी कि मिलिट्री दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण था। दूसरा कारण ये भी है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता के चलूंगा, जैसे कि यूपीएसआई की बात करें तो क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 1, हुमायूं का कालिंजर अभियान 1531 में था, बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2, हुमायूं के द्वारा कालिंजर पर इसलिए आक्रमण किया गया या उनके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यह था कि कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव अफगानों की सहायता कर रहे थे या उन्हें शरण दे रहे थे, बिल्कुल सही है। बात क्लियर? अब दरअसल में हुआ क्या स्टूडेंट कि ये निर्णय तक इसलिए नहीं पहुंचा, थोड़ा सा समझने की बात है यहाँ, सिर्फ ज्यादा मैं लंबा नहीं ले जाऊंगा इसे, बस सिर्फ इतना समझना। कालिंजर का दुर्ग इन्होंने घेर तो लिया, लेकिन जो इनके भाई थे कामरान, जिन्हें क्षेत्र दिया गया था काबुल और कांधार का, उन्होंने अपनी गतिविधि पंजाब में बढ़ा दी जस्ट इसी टाइम। मतलब ये तो है इस वाले अभियान में व्यस्त कौन? हुमायूं। और उन्होंने क्या किया? अपनी तरफ गतिविधि बढ़ा दी कि हम भी कुछ और एक्स्ट्रा कर लें अपने साम्राज्य को। ठीक है, इसके अलावा एक नाम, जैसा कि मैंने यहां लिखा, एक नाम शेर खान। इन्होंने क्या करा कि शेर खान ने एक किला है चुनार का किला या चुनार का दुर्ग, उस पर अधिकार कर लिया। बहुत ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं, एक चुनार का दुर्ग है, उस पर अधिकार कर लिया। और ये जो पड़ता है चुनार का दुर्ग, ये है मिर्जापुर क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? मिर्जापुर। अब ये भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ मामला है, तो इसे आप याद रखना, मैं बता रहा हूं। बात क्लियर? तो इन्होंने चुनार के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो आप मुझे एक बात सोचो, खुद ये लिखनी नहीं है, बिल्कुल भी बात समझनी है। जब ये इस अभियान में व्यस्त थे तो वो जो दो अलग अलग मामले हैं वो अपना काम करने में लगे हुए थे। तो इन्होंने सोचा कहीं दूसरी जगह ना हम मारे जाएं, दूसरा राज ना कर ले। तो वो जो था शेर खां, वो आगे की तरफ वो आगे की योजना बनाने लगे और जीतने की। तो इन्हें ये अभियान बीच में ही छोड़ना पड़ा। इसमें से इसलिए आपको 2-4 स्टेप ही याद रखते हैं कि प्रथम सैन्य अभियान कौन सा था? 1531, कालिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव थे। और उद्देश्य क्या था इसका? हुमायूं के कालिंजर अभियान का मेन उद्देश्य, तो हुमायूं के कालिंजर अभियान का मेन उद्देश्य था कि एक तो प्रताप रुद्र देव अफगानों की सहायता कर रहे थे, एक दूसरा जो कालिंजर का दुर्ग था, जो वर्तमान बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, यूपी के अंतर्गत आता है, तो सैनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। सैनिक यानी कि मिलिट्री दृष्टि से भी वो किला महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो ये तो याद रखना। फाइनली ये संधि पर समाप्त हो गया, कुल मिलाकर बात ये थी। ठीक है, इसके अलावा चलते फिर आगे। इसके अलावा क्या हुआ स्टूडेंट की, इसके बाद का जो अभियान है इनका हुमायूं का, वो 1532। कितना? 1532। 1532 का सिर्फ इतना याद रखना है। मैं इसमें बातें तो आपको बताऊंगा कितना याद रखने की है, लेकिन एग्जाम में जो आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा। क्या पूछेगा? कि हुमायूं का चुनार दुर्ग का घेराव, हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग का घेराव कब किया गया? तो हुमायूं द्वारा हुमायूं द्वारा चुनार दुर्ग का घेराव कब किया गया? चुनार दुर्ग घेराव, इसमें ये जरूर याद रखना घेराव। तो घेराव हुआ था 32 में,
क्योंकि जैसे ही उनको मालूम पड़ गई थी हुमायूं को कि भाई उधर शेर खान नामक व्यक्ति ने, अफगान ने, ये भी तो अफगानी थे, तो इन्होंने आगे इसका घेराव कर लिया चुनार दुर्ग का। तो ये फिर इन्होंने इधर की तरफ रुख भी किया, वहां से छोड़कर, भाई यहाँ से छोड़कर ही तो रुख किया वहां। तो इसमें सिर्फ इतना आप याद रखेंगे, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है चुनार दुर्ग का घेराव हुमायूं के द्वारा कब किया गया। तो घेराव तो किया गया 1532 में, और मैक्सिमम ये पूछ सकता घेराव के समय चुनार दुर्ग जो है किसके हाथों में था। तो आपको सीधा सीधा याद रखना, घेराव के समय चुनार दुर्ग किसके हाथों में था, शेर खान, इनके हाथों में, ये ध्यान रखो शेर। क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आएगा ही नहीं, मैं बता रहा हूं, हालांकि पूरी कहानी में बता ही दे रहा हूं क्या हुआ। चुनार दुर्ग का घेराव किया किसने, हुमायूं ने, लेकिन इनकी चालबाजी की वजह से, शेर खान की एक चालबाजी की वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। इन्होंने थोड़ी सी चाल खेल दी, तो कहीं ना कहीं वो दुर्ग को वापस छोड़कर किसके हाथों में, शेर खान के हाथों में वापस छोड़कर वापस चले गए। तो यहां से मैक्सिमम दो ही सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, क्या कि हुमायूं के द्वारा चुनार दुर्ग का घेराव कब किया गया, 1532 एक, और चुनार दुर्ग के घेराव के समय चुनार दुर्ग किसके हाथों में था, शेर खान के हाथों में था। बस इतना याद रखना, क्योंकि वो बहुत अलग बातें हैं कि भाई वो क्या क्या हुआ, बाकी इतनी चीज वहां पर पूछी नहीं जाएंगे आपसे, बस इतना जरूर याद रखना, ठीक है। चूंकि ये यहाँ रोक कर वहां पहुंचे, इसके अलावा जस्ट 1532 में ही क्या घटना हुई, जो इसके बराबर की घटना है 1532 सन भी आपको इसलिए याद रखनी है, अगर आप दरोगा वगैरह का पेपर दोगे तो वहां क्रोनोलॉजी वाले सवाल आ जाते हैं, इसके बाद कौन सी घटना, इसके बाद कौन सी घटना, वो लगाने के लिए आपको उंगलियों पर क्रम रखना चाहिए, समझ रहे हो। तो 1532 में एक नाम सुना होगा आपने, एक युद्ध हुआ जिसका नाम है दोहरिया का युद्ध, दोहरिया का युद्ध। इसे आप अच्छी तरीके से देख लें, ये सवाल कई बार टीवाई के में आया भी है कि दोहरिया का युद्ध कब हुआ था। देखिए वैसे तो 1532 लिखा है, 1532 में ये इसी के आसपास हुआ था, चुनार घेराव के आसपास ही, ठीक है, उसी टाइम की घटना है। तो 1532 तो याद ही रखो, ऐसे याद रखो, कालिंजर अभियान 1531, चुनार दुर्ग का घेराव 1532 हुमायूं का, और दोहरिया का युद्ध 1532। अच्छा ये किसके बीच हुआ, तो ध्यान से सुनना, सवाल में क्या चेंज आएगा, वो एग्जाम में पूछेगा कि हुमायूं के द्वारा अपने शासनकाल में, हुमायूं के द्वारा अपने शासनकाल में, यानी कि खुद हुमायूं के शासनकाल में लड़ा गया हुमायूं का अफगानों से पहला मुकाबला कौन सा था, दोहरिया का युद्ध। क्योंकि आप सोचोगे जो 32 में ये जो 31 में जो आक्रमण किया था वो तो एक हिंदू शासक पे था, प्रतापरुद्र देव, कौन से थे वहां के शासक, प्रतापरुद्र देव। तो ये हुआ पहला, जो याद रखना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हुमायूं के द्वारा, हुमायूं के शासनकाल में, हुमायूं के द्वारा हुमायूं के शासनकाल में अफगानों के विरुद्ध हुमायूं का पहला मुकाबला कौन सा था, तो दोहरिया का युद्ध। अब दोहरिया के युद्ध के बारे में सुन लें, तो 4 पॉइंट्स ही आपको याद रखने। पहला, दोहरिया का युद्ध किस किस के बीच हुआ, हुमायूं अफगान, ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। दोहरिया के युद्ध में कौन विजय हुआ, हुमायूं विजय हुए, और हुमायूं विजय हुए, क्लियर, 2 स्टेप। और तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ज्यादा से ज्यादा ये स्टेप हो सकता है कि ये कहां हुआ था, कहां हुआ था, जो कि महत्वपूर्ण है, यूपी से जुड़ा हुआ मामला है इसलिए महत्वपूर्ण, जैसे कि यूपी पुलिस में उठा के धर देगा क्योंकि यूपी से जुड़ा हुआ है। तो दरअसल में दोहरिया का युद्ध जो हुआ था, मैं आपको बता दूं, ये लखनऊ के आसपास हुआ था, गोमती नदी के किनारे। और आप जानते होंगे जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे है। तो बराबर में ये हमेशा याद रखना कि ये जो हुआ था लखनऊ के आसपास हुआ था, लखनऊ के आसपास। और अगर पूछे किस नदी के किनारे, तो मैं बता ही सकता हूं ये गोमती नदी के किनारे हुआ था, क्लियर है। तो ये 2-4 फैक्ट्स यहां से केवल याद रखें
क्योंकि ज्यादा लंबी कहानी हमें देखने की जरूरत है नहीं। अब आप कहोगे कि भाई ये इस तरीके से कैसे हो गया था, तो दरअसल में कहानी अलग है। मैं एक बार शॉर्ट में बता ही दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा ध्यान देंगे। जो जौनपुर का जो क्षेत्र है, और जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे है, तो जौनपुर का क्षेत्र जो है उस पर महमूद लोधी जो थे, ये पीछे अभी मैं जो नाम लिया, जिन्होंने बिहार में क्या बना रखा था अपना केंद्र, तो महमूद लोधी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर जौनपुर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। बात को समझिए, एक ऐसा भी सवाल बताऊंगा कि किस पर, मोस्टली जौनपुर के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, या कह सकते हैं जौनपुर के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो उन्हें भगाने के उद्देश्य से ये नहीं अभियान दोहरिया का युद्ध हुआ, समझ रहे हो। तो मैं अगर फाइनली आपसे एक कहूं, बहुत ही बढ़िया सवाल, कि हुमायूं के द्वारा किस युद्ध को जीतने के बाद जौनपुर पर दोबारा हुमायूं का अधिकार हो गया था, दोहरिया का युद्ध। क्योंकि इससे पहले जौनपुर पे उन्होंने कब्जा कर लिया था महमूद लोधी ने। बात समझ रहे हैं ना। कब? जब ये इस अभियान में व्यस्त थे, तो इधर को तभी तो गए इसे छोड़ के। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ 4 पॉइंट आप याद रखना। क्या? दोहरिया का युद्ध 1532 एक किस किस के बीच हुआ? हुमायूं और अफगानों के बीच 2 पॉइंट्स। तीसरा कौन विजय हुआ? हुमायूं विजय हुए। और चौथा पॉइंट्स कि दोहरिया का युद्ध जीतने के बाद हुमायूं का फिर से किस पर अधिकार हो गया? जौनपुर। किस पर अधिकार हो गया? जौनपुर पर पुनः अधिकार। ध्यान देना एक एक पॉइंट्स को, बस ध्यान से सुनना है। जौनपुर पर पुनः अधिकार हो गया। और आप जानते होंगे, जब मैंने मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो क्लास दी थी, जब मैं मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा रहा था या गियासुद्दीन तुगलक, तभी भी मैंने बताया कि जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। बताया था, आपके ध्यान होगा, बहुत बार पीवाईक्यू में आता। और जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किसकी याद में की थी? जोना खां की याद में, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि जोना खां कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये वही जौनपुर। मुझे बताइए, दोहरिया के युद्ध में इतना स्टेप आपके क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बस सिर्फ इतना, मतलब आप देख लो 3-4 पॉइंट्स हैं पढ़ने के लिए, तो यही है। जैसे मैं फाइनली इसी सवाल को जरूर बताना चाह रहा हूं, ताकि आप याद रहे कि हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था कौन सा युद्ध था जिसे जीतने के बाद उसका जौनपुर पर पुनः अधिकार हो गया? दोहरिया का युद्ध 1532। किसके पास हुआ? लखनऊ के आसपास, गोमती नदी के किनारे। इतना याद रखना। बात क्लियर? तो मैंने इनके कुछ अभियानों पर चर्चा कर ली, ठीक है। इसके बाद आपको बताता हूं कि मैंने यहाँ बताया, इसे मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, ज्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है। बस समझना इतना है कि ये जो थे बहादुर शाह, मैंने बताए थे कि हुमायूं के समय बहादुर शाह कहाँ के शासक थे? बताइए। बहादुर शाह गुजरात। कहाँ के शासक थे? गुजरात। ये मानकर चलो, इनसे भी इन्हें युद्ध करना पड़ा हुमायूं को, एक साइड। क्लियर? तो इसमें तो आपको ज्यादा याद रखना, बस इतना याद रख लो, मैक्सिमम पूछ सकता है कि हुमायूं के समय गुजरात के शासक कौन थे? बहादुर शाह। ठीक। और अगर मैं बात करता हूं कि हुमायूं के समय बंगाल के शासक कौन थे? नुसरत शाह। तो ये तो भाई इसमें इतना ही याद रखना, क्योंकि इसमें नॉर्मली इतना ही ज्यादातर मतलब एग्जामिनेशन में जो पीवाईक्यू है उतना ही लगभग पूछा भी गया। बाकी कहानी बहुत लंबी है। अब चलता हूं मैं थोड़े से अगले स्टेप पर। एक तो बताया मैंने चुनार का घेराव, बट एक पूछेगा आपसे चुनार विजय। थोड़ा सा ध्यान देना, चुनार विजय। और अगर जैसे ही चुनार विजय पूछे तो आप याद रखना 1537। ये आपके याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट। अब इन दोनों सवालों का आप कभी गलती नहीं करना एग्जाम में, क्योंकि जो क्रोनोलॉजी वाले सवाल है वो आराम से हल हो जाएगा। मान के चलो, अगर कहे चुनार दुर्ग का घेराव 1532, और अगर कहे चुनार विजय तो 1537। यानी कि फाइनली जो विजय कर ली थी हुमायूं ने, वो चुनार पर कब कर ली थी?
1537। और मैं बता दूं आपको, जो चुनार का जो दुर्ग है वो भी लगभग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, और मैंने बता ही दिया कि इसका अधिकार किसका था, शेर खां का। बात समझ में आ गई ना। अब ये सवाल आप खुद कर दोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ऐसे पूछ ले कि चुनार विजय के दौरान, चुनार विजय, हुमायूं की चुनार विजय के दौरान यानी कि अर्थात 1537 में चुनार दुर्ग किसके हाथों में था, शेर खां के हाथों में। बात क्लियर, इसमें इतना ही याद रखना, ठीक है। अब मैं चलता हूं आगे कि एक पॉइंट्स पर सेशन में याद रखना आगे कि इसके बाद फिर कौन सा अभियान था हुमायूं का। तो इसके बाद हुमायूं का अभियान था 1500, कहां लिखा था हमने 1537, अभी यहां पे 1537 के बाद 1538। यहां तो सिर्फ आप इतना ही याद रखना, दो स्टेप। हुमायूं के द्वारा 1538 में किसकी विजय हुई, बंगाल विजय। और मैं आपको बता चुका बंगाल का शासक कौन था, नुसरत शाह। बट उस समय तो नुसरत शाह के बेटे भी आ गए तब तो, लेकिन फिर भी याद रखना कि बंगाल, हुमायूं की बंगाल विजय कब थी, बंगाल विजय, याद रखना हुमायूं की बंगाल विजय 1538। बात क्लियर है। इसमें इतना ही याद रखना, हुमायूं की बंगाल विजय कितनी थी। देखो यहाँ तो लग रहा होगा आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन जब एग्जाम में ये सवाल आएगा कि हुमायूं की बंगाल विजय कब थी, और ऑप्शन होंगे 1535, 1536, 1537 और 1538, वहां बहुत अच्छा लगेगा करना कि हाँ 1538 में बंगाल विजय थी। और बंगाल के शासक कौन थे, नुसरत शाह। इतना ही पूछेगा, बाकी कैसे लड़े कैसे झगड़े वो बहुत ऊपर की कहानी है। इतना लेक्चर अगर मैं डालूंगा तो आप मान के चलिए लेक्चर कई घंटे का चला जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक ये क्लियर होना चाहिए आप लोगों के, जो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अब दो ऐसे निर्णायक युद्धों पर जिन्होंने मुगलों का, तो मुगल शासकों ने क्या कर दिया, मुगलों का तो अंत हो गया, जो मुगल शासक थे उसका अंत, ठीक है। और एक नए वंश की स्थापना यहाँ हुई, जो आप देखेंगे सूरी वंश। तो सब इसके बाद क्या है, 1538 के तुरंत बाद की बात अगर मैं कहूँ तो क्या हुआ, तो आपको ध्यान रखना है एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है चौसा का युद्ध। कुछ लोग चौसा का युद्ध भी कहते हैं, लेकिन चौसा ज्यादा सही है क्योंकि दो मात्रा है, ठीक है। तो चौसा का युद्ध तो 1539 में हुआ। मैं यहाँ लिखूंगा कम, आपको समझाऊंगा ज्यादा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। बस सन याद रखना, चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539। अब इसमें सुन ले क्या था, क्योंकि मैं इसे शॉर्ट नोट्स के लेवल में लिखा बता के चलूंगा, कितना याद रखना। एक तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, ये याद रखना। पूछेगा किस किस के बीच हुआ, तो आप पढ़ ही रहे हैं। एक तरफ तो है आपके हुमायूं और दूसरी तरफ है अफगान, और ये अफगानों में भी कौन नेतृत्व कर रहे हैं इस युद्ध में, शेर खां। तो अगर आपके कॉमन एग्जाम्स की बात करूं, यानी कि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई वगैरह, ये सब अंडर ग्रेजुएट एग्जाम तक भी बेसिक सवाल ही आ जाता है कि चौसा का युद्ध कब हुआ, 1539। किस किस के बीच हुआ, हुमायूं और शेर खां के बीच। अगर आपसे कभी भी एग्जाम में आए कि शेर खां कौन थे, तो याद रखना शेर खां एक अफगान थे, क्लियर। तो उनके बीच हुआ। दूसरा, इसमें विजयी कौन हुआ, तो स्टूडेंट इसमें जो विजयी हुआ था 1539 में चौसा के युद्ध में, शेर खां विजयी हुआ था। और इसके अलावा अगर हम बात करें, जब शेर खां विजयी हुए तो बहुत ही बढ़िया सवाल जो एग्जाम में आता है कि चौसा के युद्ध के बाद शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया, याद रखना, और शेर शाह की उपाधि धारण की। ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेर शाह की उपाधि धारण की। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, चौसा का युद्ध 1539, ये ध्यान रखना, क्लियर है। और जब इन्होंने स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया और उपाधि धारण कर ली, तो भाई हारे कौन इस युद्ध में, हुमायूं। कौन हारे थे, हुमायूं। अब हुमायूं तो मुगल बादशाह है।
अब मुगल बादशाहों का तो टर्म ही चल रहा है, तो ये तो शायद पहली बार इन्हें टक्कर लगी यहाँ पे। भाई अब तक तो ये जीतते ही आ रहे हैं, चाहे संधि करते आ रहे हैं चाहे जीतते आ रहे हैं। फिर जस्ट अगले बाद में थोड़े से दिन बाद ही देखते हैं, 1 साल बाद जब एक और युद्ध होता है, जैसा इसे नाम याद रखेंगे, इसने करवट ही बदल कर रख दी पूरे सिस्टम की, जिसका नाम था आप देखेंगे कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज, कन्नौज या बिलग्राम का, ये दो नामों से आता है एग्जाम में। बिलग्राम, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ठीक है। इसमें आपको जो याद रखना वो याद रखना है, जो अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं वो डायरेक्ट पूछ लेगा कब हुआ था। 1540। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, और यह युद्ध भी हुमायूं और शेर खां के बीच ही हुआ, क्योंकि हुमायूं दोबारा से अपनी सभी, एक बात है जो मेन मुगल बादशाह हैं वो हार गए, तो वो तो अपना जीत के चक्कर में आए, और ये जो है जीते हुए थे, इन्होंने तो एक चौसा के युद्ध को जीतने के बाद स्वयं को सुल्तान की उपाधि धारण की। इसके बाद शेरशाह स्वयं को सुल्तान घोषित किया और शेरशाह की उपाधि धारण की। तो ये तो वैसे भी शेर खां वैसे भी क्या नाम है जीत के बाद उत्साहित थे, ये हारने के बाद दूसरा युद्ध हुआ, हुमायूं हुआ। तो दोनों के बीच युद्ध हुआ, और इस युद्ध में भी क्या हुआ, इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को फिर से हरा दिया। क्लियर। और ध्यान रखना ये सवाल इसलिए आएगा, और मैं बता भी रहा हूं ये क्यों आने वाला है। इसका रीजन है, एक तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये नॉर्मली कौन हुआ, कब हुआ, याद रखना ये 1540 में। किसने जीता? शेर खां ने जीता। किसको हराया? हुमायूं को हराया। तो फिर और क्या इंपॉर्टेंट है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि इस युद्ध के बाद द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। मेन चीज है ये, इस युद्ध के बाद द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ये सवाल ये एग्जाम में हो सकता है आपको डायरेक्ट आ जाए। किस युद्ध को जीतने के बाद द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई? तो 1540 के कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर खां ने या शेरशाह सूरी ने द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ऐसे भी आ जाए कि द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो क्या कहोगे? 1540। ऐसे ही है भाई। तो नॉर्मली एक बार दिमाग से सोचो कि अगर एग्जाम में पूछे कि द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की, ऐसे भी पूछे तो शेर खां ने। किस युद्ध के बाद हुई, अगर ऐसे पूछे तो कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के बाद। अगर ऐसे पूछे कि द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई कब, 1540 में, तो बताइए हर लेवल पे क्लियर होना चाहिए। और आपको ध्यान दिला रहा हूं साथ ही साथ, ये तो है द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना। और कभी पूछ ले प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो मैंने कल भी बताया और याद रखना है। प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना 1451 में, बहुत ध्यान से सुनना, कब हुई थी? प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना 1451 में किसने की थी? बहलोल लोधी ने। ध्यान से सुनना, प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने। कब? 1451 में, जब उन्होंने लोधी वंश की स्थापना की थी। बस इतना सा याद रख लेना, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब देखिए किसे बुला रहे हैं, एक बार चले जाओ आराम से। दीवार को लगा दे एक बार। देखो एक मिनट, मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना बहलोल लोधी। क्लियर? लोधी वंश के रूप में। और कब की? 1451। बस इतना याद रखना, पहला भी याद रहेगा और दूसरा भी याद रहेगा। क्लियर है? इतना सबकी क्लियर है? अब दरअसल में हुआ क्या स्टूडेंट, क्योंकि अब लास्ट वाले सेगमेंट पे चलोगे, अब आप कहोगे कि भाई सीधी सी बात है, मेन चीजें पढ़ लिए, अब लास्ट में चलना है हमें, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे।
जब ये इस युद्ध को हार गए, कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध को, तो जो हुमायूं थे वो कन्नौज से भागकर आगरा पहुंचे, ठीक है, और आगरा के बाद वो लाहौर पहुंचे, और लाहौर के बाद वो ईरान पहुंचे। अब कैसे कैसे पहुंचे, बीच में क्या हुआ, उसके बारे में मैं एक बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि जो कहानी चलेगी इनकी लास्ट वाले सेशन की चलेगी। यानी कि अब कुछ बातें मैं इस समय की बताऊंगा। किस समय की? निर्वासन अवधि। कभी स्टूडेंट अगर ये सवाल आए ना आपके कि जो हुमायूं का निर्वासन अवधि कितनी है, तो याद रखना 1540 से 1555, यानी कि उस समय जिस समय ये दिल्ली की गद्दी पर नहीं थे, या कह सकते हैं उस समय जो परमानेंट शासक नहीं रहे थे, ठीक है। तो मैं कुछ शॉर्ट तरीके से इसे आगे बढ़ाऊंगा थोड़े से। अब अगले स्टेप पर हम चलते हैं, फिर इसलिए आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जब ये इन्हें दरअसल में ऐसा हुआ कि हुमायूं जिसके भी पास जाते थे वो इन्हें संरक्षण ना दे रहे थे। भाई एक बात बताओ, जब राजा हार जाता है, किसी दूसरे राजा के पास जा रहा, तो वो भी कह रहा भैया हमारे बस की नहीं है। तो इनके साथ ऐसा हुआ कि कई जगह इन्हें जो है ऐसा समझ लो मोटे तौर पर इन्हें मतलब रहने तक के लिए भी नहीं कहा गया। स्थिति इतनी दुर्बल हो गई कि जो इनके सैनिक है ना खुद, वो भी इनका साथ छोड़ गए। बात समझ रहे हो? तो मैं बहुत कम में समझाना चाह रहा हूं। तो एक आपने नाम सुना, जो इनसे आगे आप एक शासक पढ़ोगे जिनका नाम है अकबर, जो कि मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक भी है। याद रखना, कभी एग्जाम में आ सकता, कभी वहां भी जाकर बाबरी करो। मुगल वंश के वास्तविक संस्थापक अकबर हैं, ये मैं बताऊंगा क्यों है। अकबर का जो जन्म हुआ वो इसी टर्म में हुआ, 15 अक्टूबर 1542। ये आपको याद रखना ही रखना है। दरअसल में जो अकबर का जन्म हुआ, इधर देखेंगे, जो अकबर का जन्म हुआ वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ। क्लियर? तो अकबर का जो जन्म हुआ था, स्टूडेंट जरा ये बात ध्यान रखेंगे, तो वो जो हुआ वो एक राजपूत शासक राणा वीरसाल के घर में हुआ। और ये सवाल कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है। तो जरा ध्यान ये देंगे कि इस बीच में पहले तो इन्होंने एक शादी की, हुमायूं ने, ठीक है। वो शादी की एक महिला का नाम है, सुनेंगे बस ध्यान से, हमीदा बानो बेगम। नाम को ध्यान से सुनना, हमीदा बानो बेगम, जो कि अकबर की कौन थी? मां। जो कौन बनेंगी? मां अकबर की। ध्यान से सुनना। लेकिन ये जो हमीदा बानो बेगम थी, ये जो हिंदाल है, जो इनके हुमायूं के जो भाई है हिंदाल, जिन्हें अलवर का क्षेत्र मिला, उनके गुरु की पुत्री थी। कितना गहरा सवाल एग्जाम में हो सकता है कि जब एग्जाम में पूछेगा कि अकबर की मां हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी, तो अकबर की मां हमीदा बानो बेगम हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री थी। मीर अली अकबर की पुत्री। बहुत ही जेन्युइन सवाल है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत शानदार सवाल, कभी एग्जाम में अगर फैक्ट रूप में भी पूछ लेगा। अकबर की मां हमीदा बानो बेगम किसकी पुत्री थी? मीर अली अकबर की। और मीर अली अकबर कौन है? हिंदाल के गुरु। और हिंदाल कौन है? हुमायूं के भाई। ये वही है जिनको कौन सा क्षेत्र दिया गया? अलवर। इतनी बात क्लियर? तो एक डेट बता रहा हूं, जब इन्हें कहीं जगह ना मिली, तो एक राजपूत राजा ने इन्हें कुछ समय के लिए, सारे समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए इन्हें समय दिया, मतलब रहने के लिए। तो डेट याद रखना, इसे तो भाई डेट को मत भूलना, ये तो आपको कभी भी कांस्टेबल में, दरोगा में, अन्य किसी एग्जाम पूछ लेगा। अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542। ये मत भूलना भाई, क्योंकि जन्म के बारे में तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। जैसे बाबर का जन्म 1483 में, हुमायूं का जन्म 1508 में, और ऐसे ही याद रखना अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542। तो अकबर का जो जन्म हुआ वो एक राजपूत शासक राणा वीरसाल के
घर में हुआ। और ये सवाल एग्जाम में आ सकता है कभी भी कि किस राजा के यहाँ हुआ था। तो आपको याद रखना है अमरकोट के राजा थे राणा वीरसाल, और ये अमरकोट आता था सिंध के अंतर्गत, जो वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि इतना ही याद रखना, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम में इतना पूछ लेगा कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को राणा वीरसाल के यहाँ हुआ, जो कहाँ के शासक के अमरकोट, और अमरकोट जो आता है वो सिंध के अंतर्गत आता है, जो वर्तमान में कहाँ है, प्रेजेंट में पाकिस्तान सिंध में। ये भी याद रखना, पाकिस्तान सिंध में। तो मैंने अकबर के विषय में तो इसलिए बता दिया कि निर्वासन अवधि के दौरान जन्म हुआ अकबर का, ये ध्यान रखना, क्योंकि अकबर भाई निर्वासन अवधि कब से कब तक है, 1540 से 1555। तो फिर अकबर का जन्म कब हुआ, 1542 में, तो निर्वासन अवधि के दौरान। कुल मिला के अकबर अब आ गए। अब आप देखोगे अकबर तो बहुत बढ़िया पढ़ने को मिलेंगे, बहुत ज्यादा स्टेप बनते भी हैं उनसे क्वेश्चन से। तो फिलहाल तो इनके जन्म के बारे में मैंने बता दिया। इसके बाद चलते हैं कि इनकी थोड़ी सी किसी बात पर बिगड़ गई राणा वीरसाल से, तो कुल मिला के यहाँ से भी चले गए। बात को समझना, मैं थोड़ा शॉर्ट में समझाता चल रहा हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि अभी भी मैं बड़ा कर रहा हूँ, तो ये मानते चलिए आप, अगर मैं इसको वास्तव में खुल के पढ़ा देता हूँ उसी लेवल पे जैसे कि किताबों में लिखा हुआ, तो सोचो आप कितना लंबा लेक्चर जाएगा। इसीलिए शॉर्ट नोट्स के रूप में इसे समझते भी चलें, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इनका कोई साथ नहीं दे रहा था इस समय। अब आप एक सेंस और लगाओगे, जैसे आपका बीए का एग्जाम हो हिस्ट्री का, या एमए का एग्जाम हिस्ट्री का लिख रहे हो, कि एग्जाम में मान के चलो मेंस लेवल जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि हुमायूं के शासनकाल के दौरान हुमायूं की जो कठिनाइयां थी उनका वर्णन कीजिए, तो सब कुछ कर देना। ये बात समझ रहे हैं, ये सब कुछ वही है, बस वहां पर लिख देना है, बस इतना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि फिर क्या हुआ, क्योंकि अकबर तो छोटे थे, तो ये अकबर को एक दो भाइयों के पास छोड़ कर चले गए, जिनका एक का नाम मैं बताता हूँ, सुनना है, जीजी अनका, पूछा जाता पीवाईक्यू में, अच्छा सवाल है। और एक का नाम था महामनगा। दो माताओं के पास ये छोड़कर चले गए। बात को ध्यान से सुनना, सवाल कई बार आ सकता है कि हुमायूं के निर्वासन अवधि के दौरान अकबर का संरक्षण किसने किया, अकबर की देखरेख किसने की? माहम अनगा और जीजी अनगा, ये दो माताएं ही जिन्होंने अकबर को पाला पोसा, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो फिर ये कहां चले गए, ये अपनी उन मुख्य उनको लेकर, किसको, जिनसे अकबर का जन्म हुआ, हमीदा बानो बेगम, ऐसा ही है, हमीदा बानो बेगम को लेकर ये ईरान चले गए। कहां चले गए? ईरान। और मैं आपसे अभी प्रैक्टिस के लिए पूछता हूं कि जो हमीदा बानो बेगम थी, ये किसकी पुत्री थी? हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री थी। बढ़िया सवाल है, आगे याद रखना। कहने कोई कह देते हैं कि ऐसे ही हो जाएगा, स्टूडेंट जब एग्जाम में सवाल करते हैं ना, जब अलग बात होती है, ठीक है। तो इसलिए इसे याद रखना। फिर ये ईरान चले गए, ठीक है। अब जितने भी मैं ईरान से क्वेश्चन बताता हूं वो डेफिनेटली पीवाईक्यू में आए हुए हैं और आपसे डायरेक्ट भी आएंगे फैक्ट के रूप में। पहला सवाल, जब हुमायूं ईरान चले गए तो उन्हें किस राजा ने संरक्षण दिया, यानी कि किस राजा के यहाँ रुके, ये सवाल आता है। तो आपको नाम याद रखना, तहमास प्रथम। नाम फिर से सुनना एक बार, तहमास प्रथम, यानी कि ईरान के जो राजा थे जिनके यहाँ वो रुके, जिन्होंने उनको संरक्षण दिया, उनका नाम क्या था? तहमास प्रथम। सीधा सवाल आ जाएगा, चाहे आप ग्रुप डी का एग्जाम देने जा रहे हो, कि हुमायूं जब ईरान गए थे तो उन्हें किस राजा ने संरक्षण दिया? तहमास प्रथम। दरअसल में क्या हुआ, जब ये वहां पहुंच गए तो तहमास प्रथम ने इनकी सहायता की बहुत, और इन्हें वास्तविक जो शक्ति मिली वहां से दोबारा वो यहीं से मिली, क्योंकि तहमास प्रथम ने इन्हें सेना दी बहुत सारी। अब आपको ये समझ में आएगा कि ये वापस कैसे इंडिया आ गए और वापस जाके दोबारा से दिल्ली मुगलों की स्थापना कैसे हुई, ठीक है।
तो थोड़ा सा टाइम और लगेगा, उसके बाद आपको पूरा टर्म समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा तेहमास फर्स्ट के जब यहाँ ये पहुंच गए तो उन्होंने अपनी बहुत सारी सेना दी इन्हें, क्योंकि इनके पास सेना नहीं थी। इन्हें रुपया पैसा सब कुछ इन्हें दिया गया उस समय, ठीक है। तो दरअसल में क्या हुआ कि मुझे एक बात बताओ कि जब उस राजा ने सब कुछ बहुत कुछ इनको दे दिया तो इन्हें वापस वो शक्ति प्राप्त हो गई जो इनकी मोस्टली पहले थी, क्लियर। लेकिन बात अभी नहीं बनी थी, क्योंकि इंडिया में वापस आके अपना वो भी तो करना था, आधिपत्य स्थापित, लेकिन वो नहीं था। तो वहां से ही वापस गए। अब शॉर्ट में समझना, क्योंकि अब लास्ट पे हो जाएंगे धीरे धीरे। ये जब वहां से ईरान से वापस आए तो सबसे पहले इन्होंने जो नाम याद रखना है, सबसे पहले इन्होंने कांधार विजय की, ध्यान रखना, कांधार विजय। और आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना याद रखना है कि कांधार विजय कब की थी। वो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि हुमायूं की कांधार विजय कब थी, 1544-45, बस 1544-45 जो पूछ ली जाती है एग्जाम, कांधार, क्लियर। दूसरा पूछेगा कांधार विजय और काबुल विजय कब थी, उसके बाद काबुल विजय, सीक्वेंस भी याद रखना। काबुल विजय भी तभी है 1545 से, काबुल विजय 1545, लेकिन ये अधूरी थी। मैं इसलिए शॉर्ट में ही बताऊंगा, ये अधूरी थी, लेकिन पूर्ण विजय हुई थी ये 1451, सॉरी 1551। अब आप हो सके ये सोच रहे हो कि ये अधूरी है, पूर्ण का क्या मतलब है ना। तो मैं आपको बता दूं, जब काबुल विजय पहले झटके में इन्होंने कर ली, किसने, हुमायूं ने, तो वापस जैसे ही हुमायूं अपनी तरफ गए तो फिर से अधिकार कर लिया जिसका अधिकार था। तो इसलिए पूर्ण विजय ये है, ध्यान रखना, 1551। कांधार विजय 1544-45, ऐसे याद रखना। कांधार विजय पूछ लेगा, हुमायूं की कांधार विजय 1544-45, हुमायूं की काबुल विजय 1545-1551, ठीक। इसके बाद पंजाब विजय, अब बिल्कुल लास्ट में पहुंचे जाएंगे, पंजाब विजय जस्ट आगे लिख लेंगे 1555, 1555। और ये जो 1555 है स्टूडेंट, ये ही एक युद्ध लड़ा गया था जिसको कहा गया था मच्छीवाड़ा का युद्ध। थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि हम कुछ लिमिटेड पॉइंट्स पे आ चुके। अब हो सकता है कि आपकी 5 से 10 मिनट में लेक्चर पूरा हो जाए और आपको पूरा समझ आए कि इनकी कैसी कहानी रही, ठीक है। और ये जो मैं युद्ध बताऊंगा आपको, दो है ना, ये दोनों युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर एग्जाम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। यानी कि अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम हो तो भी इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट लेवल का भी देने जाओगे तो भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप देखेंगे, एक युद्ध का नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हो तो, मच्छीवाड़ा, मच्छीवाड़ा युद्ध, ठीक है जी, मच्छीवाड़ा का युद्ध, ऐसे पूछ लेगा। सबसे पहले तो मच्छीवाड़ा के युद्ध को दिमाग में रख लो, 15 मई 1555, ये आपके याद होना चाहिए। सबसे पहली प्राथमिकता याद क्या होना चाहिए, 15 मई 1555, ये याद होना चाहिए, क्योंकि पहले है ये, बाकी ये बाद में। क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आप लोगों से तो नहीं पूछेगा मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ, 15 मई 1555। ये किसके बीच हुआ, खुद सोचो किसके बीच हुआ होगा। सीधी सी बात है, जब ये ईरान पहुंचे थे तो ये किसका शासन छोड़ गए थे, अफगानों का, क्योंकि द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना ही तो चल रही थी। तो यहाँ भी एक तरफ कौन थे, एक तरफ हुमायूं और दूसरी तरफ अफगान, बात समझ रहे हैं ना, दूसरी तरफ अफगान। तो इसमें कितना याद रखना है, तो इसमें आपको इतना याद रखना, प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से जो मैं बता रहा हूं, एक डेट कब हुआ मच्छीवाड़ा का, 15 मई 1555।
पूछेगा किस किस के बीच हुआ, हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ। तीसरा याद रखना इसमें विजय कौन हुआ, हुमायूं विजय हुआ। बात क्लियर। लेकिन जो हुमायूं ने हराए वास्तविक कौन थे, तो दरअसल में मैं एक बात बताता हूं, एक का नाम था तातार खां, नाम को सुनना ध्यान से, तातार खां, और दूसरे का नाम मैं आपको बता रहा हूं हैबात खां। एक तातार खां और एक हैबात खां, ये दोनों सेनापति है, एक अफगान थे जिनका नाम था सिकंदर सूर, उनके और उनके सेनापति को हराया इस युद्ध में। सही मायने में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा इस क्वेश्चन लेवल पर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा। तो अगर आपसे पूछ ले कि मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने किसको हराया, अफगानों को, ये तो सही है, लेकिन अफगानों में भी किसको शिकस्त दी, तातार खां और हैबात खां को। कौन थे ये दोनों, ये अफगान एक व्यक्ति है सिकंदर सूर के सेनापति, क्योंकि उन्होंने भेजे थे इनको रोको, ये फिरा रहे हैं, भटक के रोक नहीं पाए। बात को समझ रहे हैं, तो इतना ही समझना, ये हो गया पूरा। अब सुनिए, जैसे ये जीत लिया कौन सा युद्ध, ये मच्छीवाड़ा, तो इसमें क्या हुआ, संपूर्ण तो पंजाब जीत लिया, संपूर्ण तो पंजाब का अधिकार कर लिया हुमायूं ने। पंजाब के आगे है हिसार, यानी कि हरियाणा, हरियाणा वाले इलाके पर अधिकार कर लिया, और कुछ दिल्ली के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। यानी कि मैं यहाँ ये कहूंगा कुछ दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने शब्द कौन सा इस्तेमाल किया है यहाँ पर, कुछ, मतलब अभी दिल्ली पर अधिकार नहीं था, कुछ दिल्ली के क्षेत्रों पर। तो अगर मैं ये कहूं कि मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं को जीतने के बाद कहां अधिकार हो गया था, संपूर्ण पंजाब, इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा था, पंजाब का अधिकार कब है, 1555। पंजाब के अलावा हिसार यानी कि हरियाणा, और हिसार के बाद क्या बताया अभी, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर, ठीक। 15 मई 1555 को हुआ, किसने जीता, हुमायूं। किसको हराया, एक मिनट, किसको हराया, सिकंदर सूर के सेनापति तातार खां और हैबात खां को हराया। बात क्लियर। अब आता अंतिम युद्ध, अगर किसी ने नहीं भी लिखा है तो याद होना चाहिए, सरहिंद का युद्ध, ध्यान रखना इसे, सरहिंद का युद्ध। थोड़ी सी देर और बैठना है, मुश्किल से 5 मिनट, लेकिन मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने शांति के साथ क्लास को लिया। लेकिन कुछ स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि वह कैसे भी क्लास खत्म हो जाए, लेकिन आप शायद क्लास का महत्व ना जानते कि ये कितनी इंटरेस्ट की ही बात होती है। इंटरेस्ट से ही सब कुछ है, देखो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे आपका खेती का काम हो, कुछ भी करो। हंसो मत, क्या नाम है तुम्हारा, अंजलि, अंजलि ना, सैली, ठीक है। इधर देखो, इस युद्ध की सबसे पहले तो आपको सरहिंद की डेट याद रखनी है, ये भी 1500, ये है 1555 में ही, है ना, 1555 में, बट महीना अलग हो जाएगा, ध्यान से सुनना, कई बार क्रोनोलॉजी का सवाल में आएगा। 15 मई 1555 को तो ये हुआ मच्छीवाड़ा, और ये हुआ था, इसका डेट लिख लेंगे 22 जून 1555, डेट लिख लो, 22 जून 1555। बात क्लियर। ये सवाल तो आपके सिपाही भर्ती में, भविष्य में आने वाली होमगार्ड भर्ती में, भविष्य में आने वाली रेलवे भर्ती में, किसी में भी आ सकता है कि सरहिंद का युद्ध कब हुआ था, 22 जून 1555 को। सरहिंद का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ तो वही है, सोचने की भी जरूरत नहीं है, कौन आए हैं वहां से, हुमायूं। एक तरफ तो हुमायूं हैं जो कि ईरान से शक्ति प्राप्त करने के बाद फिर से आए हैं, और फिर दूसरी तरफ कौन है, तो ये हुआ था सिकंदर सूर, जिन्होंने यहां अपने सेनापति भेजे थे रोकने के लिए। तो ये किसके बीच हुआ, सिकंदर सूर,
ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कभी पूछ सकता है कि सरहिंद का युद्ध किन शासकों के बीच हुआ या किसके बीच हुआ। 22 जून 1555 को हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ और इस युद्ध में हुमायूं की विजय हुई। किसकी विजय हुई? हुमायूं की। और सही मायने में मैं आज बात को बताऊं कि सही तरीके से जो अफगानों की कमर टूटी, मतलब फाइनली जो समाप्त हुए, वो कब हुए? इसी युद्ध में यहां हुए थे सर। लेकिन कमर तो बाबर ने आगरा के युद्ध में भी तोड़ दी थी 1529 में। 1529 में घाघरा के युद्ध में जब बाबर ने अफगानों को हराया, बल्कि अफगानों के साथ बंगाल की संयुक्त सेना को भी हराया। शायद आपको नहीं मालूम है, मैं बता दे रहा हूं, थोड़े से अपर लेवल की बात। अगर आपसे कभी कहे ना कि घाघरा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया, तो कॉमन तो सब लोग जानते ही हैं कि बाबर ने घाघरा के युद्ध में हराया था अफगानों को। लेकिन अफगानों के साथ साथ बंगाल की जो नुसरत शाह की संयुक्त सेना ही ना, उसको भी हराया। तो कमर तो तब भी टूटी, लेकिन फाइनली जो कमर टूटी थी वो कौन से युद्ध में? अब नहीं सांस आएगा। अब ये लास्ट है, क्योंकि सरहिंद के युद्ध 22 जून 1555 को जब हुमायूं ने सिकंदर सूर को हरा दिया, याद रखना सिकंदर सूर है, कभी सिकंदर लोधी कर दो, सिकंदर सूर को हरा दिया। अब भारत में दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अगर मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं सवाल कर दूं आपसे कि भारत में किस युद्ध के बाद द्वितीय मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई, तो सवाल का आंसर क्या होगा? सरहिंद के युद्ध के बाद। सरहिंद का युद्ध कब हुआ? 22 जून 1555 को। सरहिंद का युद्ध में हुमायूं ने किसको हराया? सिकंदर सूर को हराया। इस प्रकार भारत में दोबारा से मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और अगर आपसे ये कहूं कि प्रथम मुगल साम्राज्य की स्थापना किस युद्ध में हुई, तो जरा बताओ, पढ़ा तो मैंने वो भी दिया, पानीपत का पहला युद्ध। 21 अप्रैल 1526 पानीपत के पहले युद्ध में जब बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तब जाकर प्रथम मुगल साम्राज्य की स्थापना तब हुई। बात क्लियर? तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर था ये था। आप अपनी जो ये रजिस्टर है अंदर रख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये हमारा ऑफलाइन लेक्चर था जो हमने आज डाला। और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो आने वाला वीडियो है वो आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बैक कर दो।